आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ये पेपर 1 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 क्या हो गया है, पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। ये सभी चैप्टर का 13 को इसमें चैप्टर लगभग पढ़ाए हैं, 12 से 13 को चैप्टर पढ़ाए हैं। 13 चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में हर चैप्टर का, सभी चैप्टर का मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल दिए हैं। अगर पेपर 1 आपने नहीं देखा है 13 चैप्टर तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद इसका टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है पेपर 1 का, जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा दिए, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 1 का टॉप 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चालू हुआ है। अगर इससे पहले ये सब नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं देखे तो वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप देख सकते हैं। अब टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चालू हुआ है। तो ये पेपर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए एक क्लास में 4 क्वेश्चन होगा और चारों क्वेश्चन का आंसर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर लिखकर भेजना होगा। और ये भी और ये पहले ही सारे क्वेश्चन का आंसर हम खुद लिखवा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि कब लिखवाएं, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर में ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही लिखवा दिए हैं। तो ये इसका आंसर आपको लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप आंसर लिखकर कैसे भेजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम में देखिए क्या सर्च करना है, हिस्ट्री टॉक आपको सर्च करना है। टेलीग्राम ग्रुप में क्या सर्च करना है, हिस्ट्री टॉक, और ये चैनल आ जाएगा। और ये इसको इसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, यहीं पर अब शुरू करते हैं बताना। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आंसर आप लिखेंगे इसमें मैप और जो डायग्राम है खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे, ये पहले भी जब आंसर लिखवा रहे थे उस समय बताए थे। ये सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पेपर 1 का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। आपको पता है कि हिस्ट्री ऑनर्स में जो हिस्ट्री ऑनर्स बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 2 को होता है। हिस्ट्री ऑनर्स जो ऑनर्स का पेपर कितना होता है, 2 को पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी 2 होता है, और पार्ट 3 में कितना होता है, 4 पेपर हो जाता है। और पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 और बाकी आपका सब्सिडरी का जो सब्जेक्ट होगा उसका एग्जाम होता है, और जो कंपोजिशन का उसका। तो ये पेपर 1 का देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डालें। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन हम किस तरह करते हैं, हमको प्राचीन भारतीय इतिहास आखिर मिलता कैसे है। कौन बताता है कि प्राचीन में हड़प्पा ऐसे था, हड़प्पा यहाँ पर था, या हड़प्पा में ऐसे लोग रहते थे, हड़प्पा एक औद्योगिक नगर था, किसने बताया। या वैदिक सभ्यता ऐसी थी, वहां उस समय वेदों की रचना हुई थी, ये रचना आर्यों ने किया था, आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये कौन बताता है आखिर। कैसे हम लोगों को कैसे पता चल पाता है। कोई उस समय का इंसान बचा हुआ है, कोई आदमी बचा हुआ है कि हाँ वेद इन्होंने लिखा था, हड़प्पा सभ्यता ये है, कोई बचा हुआ है कि जो बताएगा। देखिए कोई भी घटना होता है, कोई भी काम होता है, तो कैसे दूसरे से पता चलता है, दूसरा आदमी को बताता है। लेकिन ये बताने के लिए कौन कौन से स्रोत मौजूद है, कोई आदमी तो बताएगा नहीं। तो आदमी नहीं बताएगा तो हम लोगों को आखिर पता कैसे चल पाता है, तो इसी के बारे में बताना है। अब इसके बारे में हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। इसमें कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में बहुत अच्छा से ये पढ़ाए। अब देखिए समझिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका आंसर कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के बहुत सारे स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के बहुत सारे स्रोत हैं। इतिहासकारों ने अपने सुविधा के अनुसार इन स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया है। और विभाजित को क्या करेंगे, 2 भाग ऐसे लिख देंगे, 2 भागों में, ऐसे एक तरफ ये दूसरी तरफ। यहां पर लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पुरातात्विक, तात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत में लिखेंगे भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य।
यहाँ पर भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। फिर भारतीय साहित्य में क्या लिखेंगे, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा आ जाएगा, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, जैन ग्रंथ आ जाएगा, बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष में कौन होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो जाएगा, बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक हो जाएगा, पाणिनि का अष्टाध्याय हो जाएगा। ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। ये धर्म से कोई संबंध नहीं। पुरातात्विक स्रोत में क्या हो जाएगा, भवन, स्मारक, सिक्का, मृदभांड, चित्रकला, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में। तो ये चैप्टर 2 में इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छा से बताए। ऐसे क्वेश्चन लिखवाकर लॉन्ग क्वेश्चन का आप देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन करवाए होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का आंसर जरूर करवाए होंगे। और एक बात, ये क्वेश्चन और 2 तरीका से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन और 2 तरीका से क्या पूछा जाएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख अध्ययन, एक मिनट, क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डाले। यहाँ पर प्रमुख नहीं होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, यहाँ पर प्रमुख हो सकता है, अध्ययन के स्रोतों पर प्रकाश डाले, अध्ययन के प्रमुख, यहाँ पर प्रमुख हो सकता है, अध्ययन के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डाले। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डाले। किसके बारे में वर्णन करना हो सकता है, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में वर्णन करें। तो साहित्यिक स्रोत में जब ये क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, इसमें तो दोनों आप वर्णन करेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो जब ये अलग अलग आपको क्वेश्चन में आएगा तो क्या नहीं लिख देंगे इसका आंसर, बिल्कुल लिखेंगे। और सबके बारे में साहित्यिक स्रोत करके एक बारे में पूरा विस्तार से सब लिखते जाएंगे। और देखिए ये कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, हम जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, ये चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें बहुत डिटेल से ये क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं। और देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का पेपर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। और उसमें कौन सा चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवाए हैं, और उसको देखने के बाद, समझने के बाद तब इसका आंसर क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ये नहीं डायरेक्ट आंसर लिखना मत शुरू कर दीजिएगा। ये सबको आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये चैप्टर 2 में मिलेगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्षों पुरानी, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं शताब्दी में प्रकाश में आई। जब हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ तो ये सभ्यता सबके सामने आई। शुरू में ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला, यानी कि सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के किनारे मिला। इसका स्थल उसके सहायक नदियों के किनारे मिला, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। लेकिन बाद में लोथल, चनहुदड़ो और बाकी बनावली जैसे स्थल मिलने के कारण ये स्थल बाहरी सिंधु घाटी एवं सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदियों के पास न मिलकर ये बाहर मिले, जिसके कारण इसका नाम बदलना पड़ा और इसका नाम हड़प्पा के सभ्यता रखना पड़ा। क्योंकि पुरातत्व विभाग का ये नियम होता है कि जो सभ्यता के स्थल सबसे पहले मिला हो उसी के नाम पर रख दिया जाता है। इसीलिए हड़प्पा सबसे पहले मिला हुआ है इसका स्थल, इसीलिए उसके नाम पर हड़प्पा की सभ्यता नाम रख दिया गया। और उसके बाद इसकी मुख्य विशेषताओं को अगर बारे में और इंट्रोडक्शन आप और भी लिख सकते हैं। मुख्य विशेषताओं के बारे में सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन, इसमें कांस्य का प्रयोग किया जाता था। कांस्य कैसे बनाया जाता था, आपको आप लोगों को बताया है ना, कांस्य कैसे बनाया जाता था। तांबा और टीन मिलाकर कांस्य को बनाया जाता था, ध्यान रखिएगा। और ये कांस्य जो होता था बहुत ही मजबूती से गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, बहुत कुछ बनाया जाता था, ध्यान रखिएगा। तो कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरा प्रजातांत्रिक सभ्यता, तांत्रिक, इसमें यहाँ पर राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। शांति मूलक सभ्यता, यहाँ के लोग शांति से एकदम रहते थे, क्योंकि हथियार का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। चौथा बात करें तो ये औद्योगिक सभ्यता की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर उद्योग भी था, औद्योगिक सभ्यता। इसके बारे में अब एक को लिख कर और इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखेंगे। अगर इसको देखना है तो चैप्टर
ये चैप्टर 4 में बहुत अच्छा से सिंधु घाटी के बारे में पढ़ाए हैं। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा से सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बारे में इसके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छा से समझाए हैं। ये कौन सा चैप्टर 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें, यानी गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में प्रकाश डालना है। तो इसमें क्या होगा, शुरू में इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इसके विशाल और विस्तृत होने का सबसे बड़ा कारण इसका सुव्यवस्थित प्रशासन था और इसमें इतने महान राजा हुए। सबका ध्येय एक ही होता था कि साम्राज्य का विस्तार करें। सबका ध्येय एक ही होता था कि साम्राज्य का विस्तार करे। और प्रशासनिक व्यवस्था, और यहाँ पर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, और सबसे पहले लिखेंगे राजा होता था। ये राजा सर्वोच्च होता था, इसका प्रमुख, पूरी सेना का प्रमुख राजा होता था। उसके बाद मंत्री परिषद, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंत्री परिषद लिखेंगे। और बाकी जितना भी है इसके बारे में प्रशासन की व्यवस्था, मंत्री परिषद, सैनिक कैसे होते थे, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर चैप्टर 12 में बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं। और यही वाला गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। और यही वाला सेम टू सेम यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करवाए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको आंसर लिखवाए हैं। इसका आंसर हम बोर्ड पर लिखकर खुद बताए हैं। जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा है ना, इस सबका आंसर लिखकर हम बोर्ड पर खुद बताए हैं। अगर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में खुद आंसर लिखकर बताए हैं। उसके बाद तो ये वहां से देखकर और इसका आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपलब्धियों को वर्णन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए, समझिए ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के बाद बनने वाला शासक था। ये गुप्त वंशावली के अनुसार रामगुप्त के बाद बनने वाला शासक था। रामगुप्त के बाद बनने वाला शासक था। इसने रणनीति इस प्रकार बनाई कि अपना साम्राज्य का विस्तार हो सके। साम्राज्य विस्तार करने के लिए कई वैवाहिक संबंध भी इसने बनाए, जिसके कारण इसका साम्राज्य विस्तार होता गया और इसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ था। और इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके दरबार में कौन थे, 9 रत्न थे। इसके दरबार में 9 रत्न, जिसमें प्रमुख कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये सभी बहुत ही विद्वान लोग इसके दरबार में थे। और एक बात, चैप्टर 12 में ही ये गुप्त साम्राज्य, ये भी गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 12 में ही लॉन्ग क्वेश्चन करवाए होंगे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी करवाए हैं क्वेश्चन। तो वहां से देखकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। या चैप्टर जो 12 है उसको अच्छा तरह से पढ़िए, हम पढ़ाए हैं। तो चैप्टर 12 को पढ़कर उसके बाद आंसर इस सब का लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेज देना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई इसमें डाउट रह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, देखने के बाद भी देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है ना, तो वो चैप्टर देखिए, चैप्टर बता ही नहीं है। इसमें दूसरा चैप्टर देखना है, ये चौथा चैप्टर, ये 12 नंबर और ये भी 12 नंबर चैप्टर। अगर उसके बाद भी आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ये बताइए कि हाँ हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। उसका आंसर लिख कर और हम टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, भेज देंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, अब देख लेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे तो समझ में आ गया होगा।